देखिए, इसमें हम लोग कहेंगे कि एक मेटल का प्लेट है, मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। यहां बाहर से या कह लो ऊपर से लाइट बोले तो फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं। फोटॉन्स के एनर्जी का फॉर्मूला h म्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। तो लाइट यहां पे आया, मतलब फोटॉन्स आए, ये फोटॉन्स मेटल के इनसाइड जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्राइक किए और अपना एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को दिए। तो एनर्जी रिसीव होने के बाद फोटोन गायब, इनकी स्टोरी खत्म। ना इलेक्ट्रॉन्स जिनको एनर्जी मिलता है वो एनर्जी रिसीव करने के बाद उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उस एनर्जी के साथ वो सरफेस पे आएंगे और सरफेस पे आने पे उनको अंदर से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिनका नाम करते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। ठीक है, वो वर्क फंक्शन का एनर्जी यहां सबमिट किए और फिर इनको यहां से बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो बाहर निकलने के रास्ते इनके पास बहुत सारे हैं, कोई भी डायरेक्शन में निकलते, कुछ सीधे भी निकलेंगे, कुछ एंगल्स पे भी निकलेंगे, अलग अलग तरह से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये कंफर्म करना होगा। तो उसके लिए यहां एक मेटल का दूसरा प्लेट बनाते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो नाम इमीटर प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचा तो इसका नाम कलेक्टर प्लेट, इसका काम कलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहां पे बीच में एयर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में फंस गए, तो यहां के एयर मॉलिक्यूल्स को हटाया जाता है। हटाने के लिए इसे एक बॉक्स में बंद करके यहां वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम मींस एब्सेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, तो रास्ता साफ, आसानी से पहुंचेंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्टेट आ गए थे वो तो पहुंचे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एंगल पे जा रहे थे वो नहीं पहुंचेंगे। तो एंगल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहां पहुंचाना है तो यहां आपको एक बैटरी से जोड़ना पड़ता है, ऐसे। तो बैटरी से ऐड करने से बेनिफिट क्या होगा, ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये प्लेट जस्ट लाइक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा ऐसे घूम के निकल रहा था, प्लस चार्ज मिला तो इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट होके इसके पास चला गया। ठीक, तो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास पहुंचते हैं। ठीक, अब देखो, पहले जब बैटरी नहीं था तब कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकले थे, इसके पास पहुंचे थे, तो करंट तो था। बैटरी जोड़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन साइड वाले थे वो इलेक्ट्रॉन्स भी पहुंचेंगे, तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। द करंट विल इंक्रीज। अगर आप इसके वोल्टेज V के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे V का वैल्यू बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रांग होता जाएगा। तो साइड में जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव होने लगेंगे। तो करंट का वैल्यू तो बढ़ने लग गया। लेकिन V का वैल्यू बढ़ाते हुए एक ऐसा टाइम भी तो आएगा कि जब 1 सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में इसके पास पहुंच गए। तो उस समय करंट का वैल्यू मैक्सिमम, और उसके बाद और अगर करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे, इसके बाद भी और करंट वोल्टेज V का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला था उतना तो पहुंच ही रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, तो करंट का वैल्यू फिक्स रहेगा। तो इसके लिए अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा सकता है, दिस वन इज द करंट, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज V। जब वोल्टेज का वैल्यू 0 है उस समय कोई करंट है। अब V का वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और बढ़ते हुए V का वैल्यू बढ़ाते हुए एक टाइम पे करंट मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम करंट होता है, इस मैक्सिमम करंट का नाम I0 का नाम कहलाता है
सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट तब मिलता है जब जितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पहुंचा। ठीक है, अब उसके लिए वोल्टेज का कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, कौन से वोल्टेज पे आएगा, किसी भी वोल्टेज पे आ सकता है। लेकिन हाँ, जैसे इस पॉइंट पे इस वोल्टेज पे आया, इसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकला था वो तो उतना ही निकलेगा। ठीक, तो जितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकला उतना ही रिसीव होगा, मतलब करंट का वैल्यू उसके बाद बढ़ेगा नहीं। अब मान लो हम लोग इस बैटरी को उल्टा कनेक्ट करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब इसे पॉजिटिव बनाते हैं, इसे निगेटिव बनाते हैं, तो V का वैल्यू निगेटिव हो गया। तो अब इसका साइन क्या हो जाएगा बताइए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बताओ, जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था माइनस माइनस रिपेल और प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, तो क्या उसको जाने में हेल्प मिला या अपोज किया, अपोज किया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था अपोज हो रहा था, तो अपोज करना सक्सेसफुल कब होगा, जब अपोज करते हुए 0 वेलोसिटी होगा तब ना लौटेगा, पहले तो लौटेगा नहीं। तो इसका कोई वेलोसिटी था, वेलोसिटी कम होता जा रहा है, लेकिन 0 होने से पहले पहुंच गया तो करंट तो मिलेगा। अगर लेकिन V का वैल्यू बढ़ाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, रिपल्शन का फोर्स भी बढ़ेगा, तो रिपेल और किया तो कम वेलोसिटी और घटेगा। लेकिन V का वैल्यू बढ़ाते हुए एक ऐसा वोल्टेज पे अगर पहुंचा दे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां आके स्टॉप कर गया, तो ये तो नहीं पहुंचा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन जब नहीं पहुंचेगा तो बाकी का वेलोसिटी और भी कम था ना, वो भी नहीं पहुंचेगा, तो कोई भी करंट नहीं होगा। मतलब V का वैल्यू जब 0 था तब करंट था, V का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और बढ़ाएंगे तो और भी कम इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंचेगा, मतलब कोई भी नहीं पहुंचा। तो जब कोई नहीं पहुंचा तो नो करंट। तो यहां पे हम लोग अगर हम लोग इसको पीछे लेके जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिस पॉइंट पे कोई करंट नहीं, तो इस वोल्टेज का नाम कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस वोल्टेज का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच, अच्छा नहीं पहुंचेगा तब उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये वाला प्लस है ये माइनस है तो उल्टा धक्का वापस भेजेगा, और ये प्लस था तो इलेक्ट्रॉन को ये वापस ले लेता है, रीएब्सॉर्ब्ड बाय इमीटर। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला बाहर गया, लेकिन ये प्लस था तो वापस आएगा इसके पास, तो फिर एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। पहला कि अगर हम लोग इस V के वैल्यू को V0 से भी ज्यादा बढ़ा दे तो करंट होगा या नहीं, V0 पे तो पहुंचा ही नहीं था कोई भी चार्ज, V0 से बड़ा बनाने के तो यहीं कहीं स्टॉप कर गया, तो भी करंट नहीं मिलेगा। ठीक, अब चलो अब इसे सीधा करते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, ये जो हम लोग वोल्टेज ले गए हैं रिवर्स वाला V0, क्या इसके करॉस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन। हाँ, और वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हम लोग चाहें तो E इंटू V0 ये लिख लिए, वर्क डन। अब बताओ यहां पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, यहां पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये वैल्यू E V0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो K मैक्स लिख सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आइंस्टाइन के इक्वेशन से भी इसको रिलेट करते हैं। आइंस्टाइन ने बोला था आने वाले एनर्जी का फॉर्मूला h म्यू, आने वाले एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहां पे जो एनर्जी सबमिट करना पड़ा बाहर निकलने के लिए, वर्क फंक्शन फाई, ये फाई किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, मेटल का प्रॉपर्टी, आने वाले एनर्जी पे नहीं।
मेटल डिसाइड करता है कि कितने वर्क फंक्शन को उसका वैल्यू होगा। मेटल बदलेगा तो फाई बदलेगा, मेटल नहीं बदलेगा तो फाई नहीं बदलेगा। वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, फाई। और जो बच गया एनर्जी दैट विल बी द के मैक्स। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, क्या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। क्यों भला? देखो ऐसा कहानी है, मान लो ये 100 जूल ऑफ एनर्जी लेके आया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को 100 जूल ऑफ एनर्जी मिला, 100 जूल। बाहर निकलने के लिए सरफेस डिमांड किया, फाई का वैल्यू 80 जूल, बचा कितना? 20 जूल। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अंदर से सरफेस पे आने तक में कॉलिजन करते हुए अगर 20 जूल लूज कर गया तो इलेक्ट्रॉन के पास बचा 20 जूल ऑफ एनर्जी। वो 20 जूल इसको सबमिट किया, तो जैसे ही वो इसको सबमिट किया एनर्जी बाहर तो निकला, लेकिन उसके पास एनर्जी क्या बचा? लड्डू, 0। तो 0 एनर्जी के साथ बाहर निकला, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0। अगर मान लो 21 जूल वो एनर्जी कॉलिजन में स्पेंड कर दिया तो 79 जूल बचा, और सरफेस के अंदर से बाहर निकलने के लिए 80 जूल चाहिए था, तो क्या वो सरफेस के अंदर से बाहर निकल पाएगा? नहीं। उसको बोला तो फकैते हो गया है, अंदर के लड़, बाहर निकलने की जरूरत नहीं। मीनिंग क्लियर? तो ये कहानी थी इसकी। अब ये जो के मैक्स है इसका फॉर्मूला हम लोग ई वी नॉट भी तो लिख सकते हैं। के मैक्स का वैल्यू ई वी नॉट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला चाहे तो बदल के आइंस्टाइन का एच म्यू इक्वल टू फाई प्लस ई वी नॉट, ये भी चलेगा। फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो अब देखो ये जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी वाले, इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ ड्रॉ करने कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज वी, वी नॉट। ये बताओ ग्राफ कैसा होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी वर्सेस वी। तो जस्ट थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे हम लोग। मैथ्स में फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी वी म्यू मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, और वी क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसको आप चाहो तो एच को नीचे ले जाओ, तो म्यू इक्वल टू 5/h प्लस ई बाई एच इंटू वी नॉट लिख सकते हैं। तो अगर y का टर्म पुट कर देता है दैट इज y इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस m इंटू एक्स, नहीं हो जाएगा ऐसा? ये कुछ जाना पहचाना इक्वेशन है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास नहीं होगा। तो बताओ इसके लिए ड्रॉ कैसे किया जाए? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट 0 पुट करो। x कोऑर्डिनेट मतलब v का वैल्यू 0, तो v का वैल्यू 0 पुट करने पे म्यू का वैल्यू क्या मिलेगा? 5/h पॉजिटिव। यहां पे x कोऑर्डिनेट 0, 5/h, ये हो गया। स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन का m का वैल्यू देखो, e/h पॉजिटिव है या नेगेटिव? मतलब tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच का एंगल एक्यूट एंगल, तो डॉटेड लाइन एक्यूट एंगल, स्ट्रेट लाइन, इसका नाम ए। यहां एक एंगल बनेगा थीटा। वैसे एक दूसरा लाइन भी ड्रॉ किया था, ऐसे बना दिए, इसका नाम बी, ये θ2, इसका नाम θ1। 2 लाइन बन गया। ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ग्राफ समझ में आया? चलो आपसे पूछेगा कि यहां पे ये बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा बताओ? h का वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं इस ग्राफ का यूज करते हुए? देखो m स्लोप है ना, किसके इक्वल है? e/h। तो अगर हम लोग यहां से tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू e/h। तो यहां से h का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज e/tan थीटा।
θ1 θ2 में बड़ा एंगल छोटा एंगल कौन सा? tan थीटा का वैल्यू क्या था? E/h। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम, प्लैंक्स कांस्टेंट भी दोनों के लिए सेम। तो यहाँ पे θ1 θ2 ऑल वैल्यूज आर सेम, जिसका वैल्यू लिख सकते हैं tan इनवर्स E/h, tan थीटा E/h। चलो अब ये बताओ, दो मटेरियल A एंड B है, वर्क फंक्शन किसका बड़ा किसका छोटा? किसका बड़ा? बी का बड़ा। देखो x कोऑर्डिनेट 0 पर पुट करेंगे तो c मिलेगा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट क्या बताता? 5/h। ठीक है, वर्क फंक्शन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये बताओ हाइट किसका बड़ा है y कोऑर्डिनेट? b का। b का ना हाइट बड़ा है, तो ये हाइट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 5b/h। और इसका ये हाइट का वैल्यू 5a/h। तो हाइट किसका बड़ा है? b का। तो प्लैंक्स का ये वर्क फंक्शन भी किसका बड़ा होगा? b का। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा। ग्राफ समझ में आया? तो इसे नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों, देखो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये बताओ हम लोग इस वोल्टेज V के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, क्या उसके रेट में अंतर पड़ेगा? ज्यादा निकलेंगे, कम निकलेंगे, या सेम रहेगा? सेम रहेगा, वो बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी की वजह से जो प्लस माइनस आता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां मिलेगा बीच में, और इलेक्ट्रॉन को निकलना कहां से होता है? मेटल के अंदर। तो ये प्लस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका इफेक्ट बाहर में होता है, मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, तो अगर यहां अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को ये पता बाद में चलता है, बाहर आने के बाद कोई है उसको बुलाने वाला, प्लस वाला कोई प्लेट बाहर में है, उसको पता कब चलेगा? बाहर निकलने के बाद, क्योंकि इनसाइड में तो पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था बैटरी के बिना, बैटरी लगाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में मेटल के इनसाइड 0। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस निकलने के बाद पता चला कि बाहर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो उसको बुलाना चाहता है। ठीक है, तो मतलब अगर निकलने के बाद स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि प्लस है ना तो अट्रैक्ट होगा तो स्पीड बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन निकलने के प्रोसेस में कोई हेल्प ये नहीं करता है। V की वजह से इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ इमिशन पे कोई इफेक्ट, इसको लिख भी लीजिए, ये लिखवाए थे। ओके, चलो अब देखो नया वेरिएशन देखते हैं इंटेंसिटी का। वेरिएशन विथ इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी जो I होता है इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है, और ये इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स होता है। इसका मतलब सपोज यहां पे 100 नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक किए, 100 फोटोन्स स्ट्राइक किए, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो 100 की जगह 500 हो जाएगा, इंटेंसिटी घटाएंगे तो 100 की जगह 50 हो जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी घटाने से नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ वेव्स घटेंगे। क्लियर ना? अगर हम लोग इंटेंसिटी बदलते हैं तो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे कोई अंतर नहीं होता है। इंटेंसिटी बदलने से
नंबर बढ़ेगा या नंबर ऑफ फोटॉन्स घटेगा? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन याद कीजिए, दैट वाज h म्यू इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, और के मैक्स का वैल्यू ही ई वी नॉट लेते थे हम लोग। के मैक्स का फॉर्मूला है ई वी नॉट का। अब अगर मैं बताऊं कि अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा? फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच म्यू या एच सी बाय लैम्डा। इंटेंसिटी बढ़ाने के नाम पे हम लोग क्या किए? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएं। एक एक इंडिविजुअल का फोटोन का क्या एनर्जी बढ़ा? म्यू भी नहीं बढ़ा, लैम्डा में भी कोई चेंज नहीं आया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटोन के एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या वर्क फंक्शन बदलता है? 5। ये तो मेटल का प्रॉपर्टी है, मेटल बदलेगा तभी 5 बदलेगा। इंटेंसिटी से कोई इफेक्ट? चलो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड किया? इन दोनों पे डिपेंड किया। इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदला, 5 भी नहीं बदला, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इन तीनों में से कोई भी टर्म चेंज नहीं होता है। तो होता क्या है? अब देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा मिले तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी ज्यादा मिले होंगे, जिसको एनर्जी मिला होगा। तो पहले मान लो 50 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए थे, अब 5000 फोटॉन्स आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 की जगह 5000 आ गए या 500 आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया। तो चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो थोड़ी देर पहले याद कीजिए, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ किए थे, V वर्सेस I। ग्राफ वाज लाइक दिस। ये वोल्टेज का नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल और इस करंट का नाम था I नॉट सैचुरेशन करंट। ठीक है, इसका नाम A बनाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक और ग्राफ ऐसा बना दिए, इसका नाम D, ठीक है, और एक और ग्राफ यहां से ऐसे बना दिए, इसका नाम C। 3 समझ में आ गया? अब इन तीनों के लिए बोला गया फ्रीक्वेंसी म्यू का वैल्यू सेम है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इंटेंसिटी का वैल्यू सबसे बड़ा सबसे छोटा किस में होगा? तो इंटेंसिटी का बड़ा मतलब ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट भी होगा। तो सबसे ज्यादा सैचुरेशन करंट किसका है? उसके बाद D, उसके बाद D। तो इंटेंसिटी का कंपैरिजन में सबसे बड़ा इंटेंसिटी C, उसके बाद A, उसके बाद D। इंटेंसिटी समझ में आया? चलो, नेक्स्ट आपसे पूछा गया वर्क फंक्शन वाइज बड़ा कौन छोटा कौन? वर्क फंक्शन का कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इक्वेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दोनों का सेम है या अलग अलग? अलग अलग है। तो V का वैल्यू अलग, म्यू का वैल्यू सेम, तो फाई अलग होगा। मतलब ये वैल्यू नहीं बदल रहा है, सबके लिए सेम है। इन दोनों का सम कांस्टेंट, मतलब जिसका ये वैल्यू बड़ा उसका ये वैल्यू छोटा। तो बताओ सबसे बड़ा वैल्यू V का किसका है? C का V सबसे बड़ा। तो C का V बड़ा तो उसका फाई सबसे, तो फाई ऑफ C सबसे छोटा। उसके बाद देखो A और B दोनों का इक्वल, ये सेम, तो फाई भी दोनों का। फिर से देखिए, यहां पे सैचुरेशन करंट सबसे बड़ा C का, तो करंट सबसे बड़ा है मतलब इससे एसोसिएटेड चार्ज का वैल्यू भी सबसे बड़ा होगा, dq/dt।
तो चार्ज बड़ा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आएगा। तो सबसे ज्यादा फोटोन आया मतलब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा इंटेंसिटी सी ए डी। अब यहां पे ये बोला कि तीनों केस में इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब आने वाला एनर्जी का वैल्यू सेम। तो एनर्जी सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, और ये उसका कंपैरिजन पूछा गया फाई का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा तो फाई भी सेम होगा। किसी का फाई बदलेगा तो ये भी बदलेगा, वी नॉट बदलेगा तो फाई का वैल्यू भी बदलेगा। अब ये वैल्यू सेम है मतलब दोनों का सम कांस्टेंट। तो किसी का ये वैल्यू बड़ा तो ये फाई छोटा, और ये छोटा तो ये बड़ा। अब देखो सी वाले का वी नॉट का वैल्यू बड़ा होगा, तो जब ये वी नॉट बड़ा होगा तो उसके फाई का वैल्यू छोटा होगा। तो फाई ऑफ सी शुड बी लेस देन, ठीक। और इन दोनों का वी नॉट का वैल्यू सेम है, तो जब वी नॉट सेम है, ये सेम है, तो फाई का वैल्यू भी इक्वल, ए एंड बी बोथ शुड बी सेम। डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? नोट कीजिए।